हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ वीडीसाइड्स। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि वीड क्या है और वीडीसाइड्स क्या है। मित्रों, वीड बोले तो खरपतवार क्या है। मित्रों, जब किसान क्रॉप लगाता है, फसल लगाता है, तो उस फसल के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं। उन अनवांटेड प्लांट्स को हम खरपतवार बोलते हैं, उनको हम वीड्स बोलते हैं कि वीड ग्रो कर गया। और मित्रों, वो वीड क्रॉप से रिमूव करना बड़ा जरूरी होता है, नहीं तो वो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। क्योंकि सीधी सी बात है, जिस फील्ड में क्रॉप लगी है उस फील्ड में ही वो ग्रो कर रहे हैं, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खुद भी लेंगे अपने सर्वाइवल के लिए, तो क्रॉप को कम मिल पाएगा, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली डाउन हो जाएगी। इसलिए किसान उस वीड को रिमूव करता है बाय यूजिंग सम केमिकल्स, कुछ केमिकल का स्प्रे करके उन पे। और उन केमिकल्स को जो खरपतवार को नष्ट करें, फिनिश करें, ख़त्म करें वीड प्लांट्स को, उन केमिकल्स को हम वीडीसाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो मित्रों कुछ मैं इंपॉर्टेंट वीडीसाइड्स बताता हूं। DCMU, डाइक्लोरोमिथाइल यूरिया। मित्रों, बात आती है कि वीडीसाइड्स कैसे वीड को फिनिश कर देता है। एक्चुअल में वीडीसाइड जो है, जो केमिकल्स हैं, ये जो वीड प्लांट है, उस वीड प्लांट में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उस चेन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट कर देते हैं। और जब किसी प्लांट की ट्रांसपोर्ट चेन इनहिबिट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है प्लांट सरवाइव कर नहीं पाएगा। ठीक है ना, उसकी अल्टीमेट डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा। इस तरह से वीडीसाइड्स वीड प्लांट को फिनिश करता है, और इसीलिए किसान यूज करता है उन केमिकल्स को, बोले तो वीडीसाइड्स को, टू फिनिश द वीड्स फ्रॉम द क्रॉप। देखिए DCMU क्या करता है मित्रों, जो PS2 सिस्टम है, PS2 से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो इलेक्ट्रॉन जाता है पहले फियोफाइटिन को, फियोफाइटिन से जाएगा क्यूनॉन A को, क्यूनॉन A से जाएगा क्यूनॉन B को, और क्यूनॉन B से जाता है प्लास्टोक्यूनॉन को, और प्लास्टोक्यूनॉन से इस तरह से आगे चलता चला जाता है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंप्लीट होते हुए लास्ट में NADP को चला जाता है और NADPH2 बन जाता है। बट अब DCMU का जब किसान छिड़काव कर देगा, स्प्रे कर देगा, तो DCMU क्या करेगा, DCMU क्यूनॉन A से क्यूनॉन B वाले पाथवे को रोक देगा। मतलब DCMU अब इलेक्ट्रॉन को क्यूनॉन A से क्यूनॉन B को नहीं जाने देगा, रोक देगा, और न खुद इलेक्ट्रॉन लेगा। ये भी खास बात है, DCMU ना तो खुद इलेक्ट्रॉन लेगा, ना QB को जाने देगा। इस तरह से काम करता है। और वो कैसे करता है, देखिए वो ऐसे करता है क्योंकि जो D1 प्रोटीन पर बाइंडिंग साइट है क्यूनॉन B की। मित्रों, एक चीज हमेशा याद रखना, हर कोई मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होता है प्रोटीन के साथ। मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं आपको कि हर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होगा प्रोटीन के साथ। ऐसा कोई क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं होगा जो प्रोटीन के साथ ना हो, क्योंकि प्रोटीन के साथ अगर कोई क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं है तो उसका तो कोई फायदा नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपने देखा कि प्रोटीन का कितना इंपॉर्टेंट रोल था, कैसे प्रोटीन इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करती है, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। इसीलिए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हमेशा और हमेशा एसोसिएटेड होते हैं प्रोटीन के साथ। तो मित्रों, अब बताइए PS2 एसोसिएटेड, जो PS2 का क्लोरोफिल A है वो किस प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड था, मैंने नोट कराया था एक लेक्चर में, D1 प्रोटीन था। तो होता ये है, जो D1 प्रोटीन है
D1 प्रोटीन, D1 प्रोटीन पर बाइंडिंग साइट होती है क्यूनोन बी की, क्यूनोन बी की बाइंडिंग साइट ये हो गई, ठीक है। तो DCMU क्या करता है, क्यूनोन बी की बाइंडिंग साइट पर D1 प्रोटीन पर खुद जाकर बैठ जाता है। DCMU खुद आकर बैठ गया इस बाइंडिंग साइट पर। अब जब D1 प्रोटीन पर खुद आकर बैठ गया तो जाहिर सी बात है बाइंडिंग साइट खाली नहीं है, बाइंडिंग साइट पर अब क्यूनोन बी बाइंड कर नहीं सकता, और जब क्यूनोन बी बाइंड नहीं करेगा तो वो कैसे क्यूनोन ए से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्यूनोन बी नहीं ले सकता। DCMU इतना जिद्दी है कि DCMU ने क्या किया, D1 प्रोटीन की जो क्यूनोन बी की बाइंडिंग साइट थी उस पर जाकर खुद बैठ गया। अब क्यूनोन ए से खुद भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा और ना क्यूनोन बी को जाने देगा। बिल्कुल वैसी सिचुएशन है मित्रों, जैसे आपको याद हो बचपन में क्या होता था। बचपन में ये होता था जब क्रिकेट खेलने जाते थे ना और गलती से पहली बॉल पर आउट हो गए तो क्या करते थे, याद करिए। हम तो ये करते थे, अगर पहली दूसरी बॉल पर आउट हो गए ना तो दिमाग खराब, अब क्या, अब ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। जिसका बैट होता था वो तो वैसे ही राजा होता था, बैट लेकर चल दिया, बॉल वाला बॉल लेके चल दिया, खेलो। और मान लो गलती से कोई मतलब ले भी आया, बैट ले आए, बॉल का भी अरेंजमेंट कर लिया, और जो इस बात से दुखी है कि वो पहली दूसरी बॉल पर आउट हो गया था, फिर वो दूसरा तरीका ढूंढता है ना खेलने देने का। वो क्या करता है, जो करते थे, जो पिच होती थी ना, पिच में ही बैठ जाते थे कि ठीक है तुम खेलो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे अगर गेंद लग गई तब देख लेना। पिच में बैठे हैं, अब जब पिच में बैठे हैं भाई तो गेंद तो लगेगी, तो झगड़े के डर से गेम फिनिश ही हो जाता था। तो करते क्या थे, ना खेलते थे ना खेलने देते थे, यही तो करते थे। तो यही करता है DCMU। DCMU क्या, अब बैठ गए D1 प्रोटीन पर, अब ना इलेक्ट्रॉन लेंगे और ना इलेक्ट्रॉन क्यूनोन बी को जाने देंगे। अब इससे होता क्या है, फिर इसका इफेक्ट ये होता है कि क्यूनोन ए खुद इलेक्ट्रॉन लेता रहता है थियोफाइटिन से, और क्यूनोन ए से बनता रहता है क्यूनोल ए, और क्यूनोल ए ही इकट्ठा होता रहता है प्लांट के अंदर। नेट के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि अगर वीड प्लांट को DCMU से इनहिबिट किया गया, या ऐसा प्लांट जिसको DCMU से इनहिबिट किया, तो उस प्लांट के अंदर क्या ज़्यादा मिलेगा, और 4 ऑप्शन बना देते हैं। क्यूनोल ए ज़्यादा मिलेगा, या क्यूनोल बी ज़्यादा मिलेगा, या प्लास्टोक्यूनोल ज़्यादा मिलेगा, या एक और दे देंगे कोई भी। तो हमेशा याद रखना DCMU की वजह से प्लांट के अंदर क्या ज़्यादा हो जाएगा, किसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्यूनोल ए की, और किसी की नहीं बढ़ेगी। और कारण, क्योंकि DCMU ना तो इलेक्ट्रॉन खुद ले रहा है और ना इलेक्ट्रॉन क्यूनोन ए से क्यूनोन बी को जाने दे रहा है, मतलब केवल ये ट्रांसपोर्ट को रोक रहा है, ना खेल रहा है ना खेलने दे रहा है। ये काम करता है DCMU। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अब मित्रों दूसरा ले लेते हैं। दूसरा केमिकल हो जाता है मित्रों पैराक्वेट मित्रों क्या करता है, PS1 जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है तो इलेक्ट्रॉन किसको जाता है, A0 को, फिर A1 को, A1 से आयरन सल्फर इसके प्रोटीन, और आयरन सल्फर इसके प्रोटीन से आयरन सल्फर ए प्रोटीन, और आयरन सल्फर प्रोटीन से आयरन सल्फर बी प्रोटीन, और आयरन इससे जाता है FD को। यही तो था। और FD दे देता है FNR को, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज को, और वो रिड्यूस कर देता है NADP को, और NADPH2 बन जाते हैं। लेकिन पैराक्वेट क्या करता है, पैराक्वेट जो A0 A1 की बाइंडिंग साइट है ना, उससे बाइंड कर जाता है पैराक्वेट। इस बाइंडिंग साइट से बाइंड कर जाता है, बाइंड्स पैराक्वेट।
पैराक्वेट बाइंड कर जाता किसकी साइट पर, A0 A1 की साइट पर। अब जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है वो A0 A1 को नहीं आता, बल्कि किसको आएगा, अब वो आएगा पैराक्वेट खुद को। अब जब खुद को आता है तो एक तो पैराक्वेट ने नुकसान ये किया प्लांट का कि उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट कर दिया, प्लांट इस वजह से सर्वाइव नहीं करेगा एक तो। और दूसरा नुकसान पैराक्वेट फिर ये भी करता है कि उस इलेक्ट्रॉन को जो खुद ने लिया है पैराक्वेट ने, उसको दे देता ऑक्सीजन को। और जब पैराक्वेट ये जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया ये खुद ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो ऑक्सीजन बन जाती है O2 नेगेटिव। ओहो, ये बन गई। और इसको कहते हैं मित्रों ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। मतलब पैराक्वेट ने प्लांट को ठिकाने लगाने के दो तरीके कर दिए। एक तो तरीका ये कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट कर दो, इलेक्ट्रॉन को आगे मूव ही नहीं करने दो, और चलो मान लो प्लांट जैसे तैसे जद्दोजहद करके जी भी गया अगर कुछ दिन, तो दूसरा तरीका ROS बनवाओ प्लांट के अंदर, जो कुछ दिन जिए उनको भी ना जी पाए वो पौधा। तो ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनवाता पैराक्वेट। और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज मित्रों हार्मफुल होती हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो हम हैं, एनिमल्स। क्योंकि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज सेल के अंदर, बॉडी के अंदर बवाल मचा देती हैं। बवाल कैसे, कभी किसी को तोड़ कभी किसी को तोड़ फोड़ मचाती हैं पूरी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर। कभी किसी प्रोटीन को तोड़ दिया, कभी किसी प्रोटीन को तोड़ दिया, इस तरह से। तो बहुत डेंजरस होती हैं ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। हार्मफुल होती हैं, डेंजरस मतलब हार्मफुल होती हैं। तो इस तरह से देखा आपने पैराक्वेट ने किस तरह से वीड प्लांट को का सर्वाइवल ख़त्म कर दिया। वीड प्लांट अब तो मरेगा ही मरेगा। भाई DCMU तो ये कर रहा था कि चलो इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोक रहा था, क्यूनॉन A से क्यूनॉन B को। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि प्लांट को इतनी जद्दोजहद, चलो ठीक है प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा लेकिन कुछ दिन तो करेगा। यहाँ तो मामला जो कुछ दिन करेगा वो भी नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ROS बना दिए। तो ये इसका मामला ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। ये रहा पैराक्वेट। तीसरा है एट्राजीन। एट्राजीन का देख लीजिए मित्रों। एट्राजीन मित्रों इनहिबिट करता है, इट इनहिबिट्स PS2। ये PS2 को इनहिबिट करता है। अगर PS2 को इनहिबिट करेगा तो जाहिर सी बात है तब भी क्या होगा, तब भी ये होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रुक गई और प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है ना। इस तरह से जो वीडी साइड्स हैं वीड को फिनिश कर देते हैं। अच्छा, एक बात और बता देता हूं DCMU के बारे में, आपके दिमाग में होना चाहिए। जब किसान बड़े लंबे समय से DCMU का स्प्रे करता है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कुछ बायोटाइप ऐसा आता है, ऐसा निकल के आता है कुछ बायोटाइप, मतलब उन प्लांट्स में से कुछ ऐसे प्लांट जनरेट हो जाते हैं कि अब उन पर DCMU का कितना भी स्प्रे करो आप, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई ये कैसे हो गया? ये तब होता है जब फार्मर बड़े लंबे समय से DCMU का स्प्रे कर रहा था, तो प्लांट भी ढीठ हो जाते हैं। प्लांट भी क्या करते हैं, प्लांट में भी हो जाती है जीन म्यूटेशन, D1 प्रोटीन के जीन में म्यूटेशन हो जाती है। और म्यूटेशन भी कुछ इस तरह की होती है D1 प्रोटीन के जीन में कि जब D1 प्रोटीन बनती है तो उस D1 प्रोटीन में इतना चेंज आता है QB बाइंडिंग साइट पर कि QB तो इजीली बाइंड कर सकता है लेकिन DCMU बाइंड नहीं कर पाता। अब जब DCMU बाइंड नहीं कर पाएगा, केवल क्यूनॉन B बाइंड कर पाएगा, तो कितना भी स्प्रे करते रहो DCMU का क्या फर्क पड़ रहा है सेहत पे? प्लांट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब किसान भले ही कितना स्प्रे करे, भले DCMU में डुबो के रखे प्लांट को, क्योंकि DCMU मित्रों D1 प्रोटीन पर बाइंड ही नहीं कर पाता उस प्लांट के अंदर, तो वो प्लांट हो जाते हैं DCMU रेजिस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वैसे प्लांट हो जाते हैं
DCMU रेजिस्टेंट प्लांट हो गए। करते रहो छिड़काव, अब किसान भी परेशान, और कर लो लंबे समय तक DCMU का स्प्रे। तो ये साइड इफेक्ट होता है DCMU के लंबे समय तक स्प्रे करने का। तो मित्रों ये थे वीड्स के बारे में मैंने बताया, वीडिसाइड्स बताए कि कैसे किसान वीड को फिनिश करता है, ठीक है ना। मैकेनिज्म कैसे, किस मैकेनिज्म के थ्रू वीडिसाइड्स वीड प्लांट को फिनिश करते हैं। मित्रों एक इम्पॉर्टेंट बात और, मैंने आज से YouTube पर आपके लिए क्वेश्चंस पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें, चाहे भले ही गलत हो रहा हो, क्योंकि अगर गलत होगा तो आपको पता लगेगा गलत है, आपकी जो एरर्स हैं वो निकलेंगी। और आप सॉल्व ही नहीं कर रहे, क्वेश्चन की तरफ देख ही नहीं रहे, तो जो आपके अंदर एरर्स है ना वो वैसी की वैसी ही बनी रहेंगी, वो फिनिश नहीं होंगी। इसलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जो भी है, जो भी आपका आंसर रहता है बताएं। मैं बताता हूँ, कमेंट में ये भी बताता हूँ कि भैया इसका आंसर ये है और इसका आंसर इस वजह से ये है। सही आंसर बताता हूँ, सही आंसर का रीज़न भी बताता हूँ। और अब तो मित्रों मैंने यूट्यूब पर जो क्वेश्चंस की ट्रिक्स हैं कि क्वेश्चन किस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो आप, वो ट्रिक्स की शॉर्ट वीडियो भी बनाकर डालनी स्टार्ट कर दी हैं, तो आप उन वीडियोस को भी आप देखें, ठीक है ना। और अपनी प्रिपरेशन करें, नीट की प्रिपरेशन करें, नेट की प्रिपरेशन करें। जो बच्चे PhD एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं PhD एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी प्रिपरेशन करें। गेट वाले करें, MSc एंट्रेंस वाले करें, सबके लिए सब कुछ है मित्रों मेरी वीडियोस। ऐसा नहीं है केवल नीट वालों के लिए है, या केवल नेट वालों के लिए है, या केवल गेट वालों के लिए है, या केवल PhD या MSc एंट्रेंस वालों, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए सब कुछ है। क्वेश्चंस पोस्ट करना आज से स्टार्ट कर दिया हूँ, शॉर्ट्स बनाना पहले से स्टार्ट कर दिया था, वहाँ से आपको ट्रिक्स मिल जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। और जब आप मेरे से पूछोगे ना कि सर क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चंस के अगर मुझे लगेगा इस शॉर्ट वीडियो बन सकती है तो उनकी शॉर्ट वीडियो बना के शॉर्ट्स डालूंगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है मित्रों, आज के लिए दैट इज़ मच सफिशिएंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय मित्रों।